मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ 1957 में महबूब खान द्वारा निर्मित फिल्म मदर इंडिया के बारे में। यह फिल्म जितनी चर्चा में रही और जितने बॉक्स ऑफिस पे इसने सफलता प्राप्त की, उतनी सफलता किसी दूसरे फिल्म ने प्राप्त नहीं की थी। और यह पहली हिंदी फिल्म थी जिसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। मैं आपको बताऊंगी बाद में कि क्यों इसे ऑस्कर पुरस्कार नहीं दिया गया और इसके पीछे क्या तर्क दिया गया था। यह शीर्षक जो था मदर इंडिया, इसे लिया गया था एक अमेरिकी इतिहासकार की एक किताब थी मदर इंडिया। उससे प्रेरित होकर इस शीर्षक को महबूब ने लिया था, लेकिन उन्होंने इसके अलावा ये भी साबित करने की कोशिश की थी कि भारतीय संस्कृति या लोगों के बारे में जिस तरह से उस अमेरिकी इतिहासकार ने, जिनका नाम था कैथरीन मेयो, उन्होंने वर्णन किया था, जो चित्रित किया था वह सही नहीं था और काफ़ी गलत रूप में भारतीय स्त्री और मजदूरों को उन्होंने अपनी रचना में स्थान दिया था, और जिसका भारत में काफ़ी विरोध भी हुआ था। और उन्होंने इसे रचा था 1927 में। इसका काफ़ी विरोध हुआ था और उनके पुतले भी जलाए गए थे अमेरिकी इतिहासकार कैथरीन मेयो का। इसके बाद इस रचना में महबूब खान ने भारतीय खासकर ग्रामीण स्त्री का जो रूप चित्रित करना चाहा है, वह सारी मानसिकता को एकाएक बदल देती है और भारतीय स्त्री का असल में जो चरित्र है वह व्यक्त करती है। अगर इसके बारे में हम कहें तो यह एक दस्तावेज है भारतीय ग्रामीण स्त्री की जिजीविका का, उसके साहस का, उसकी शक्ति का। एक कैनवस है जिस पर ठेठ हिंदुस्तानी जीवन की पेंटिंग रची गई है। यह एक महाकाव्य है जो समय की सीमाओं से परे हो चुका है और बुरे से बुरे हालात में भी हार न मानने की, अपनी तकदीर स्वयं अपने हाथों से लिखने की जिद का यह प्रतीक है, और जिसके सामने प्रकृति भी अपना सर झुका देती है। क्योंकि इसमें एक आए गाने में जो लाइनें व्यक्त की गई है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, यह व्यक्त कर देती है अपने आप में कि अपनी मेहनत से मजदूर अपनी परिस्थितियों में बदलाव ला सकते हैं। इस कहानी में जो मुख्य बात है कि पति नहीं है तो क्या, मैं तो हूँ। बच्चों के सर पर बाप का साया नहीं है तो क्या हुआ, माँ तो है। बैल नहीं है हल को जोतने के लिए तो क्या हुआ, हमारे हाथ तो है। साहस तो है और दमखम तो है, और इसी हौसले के सामने धरती को भी एक दिन पसीजना पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो इस कहानी में या इस फिल्म में हम कहें तो एक औरत का संघर्ष उजागर हुआ है। एक महाजन जो कि उस स्त्री को पैसों के बल पर उसके सम्मान को खरीदना चाहता है, उसके सतीत्व को खरीदना चाहता है, और उसे पूरी तरह से ठुकरा दिया जाता है। एक ग्रामीण लाचार स्त्री जो अपने बच्चों के साथ अकेली है, जिसका पति नहीं है, और उसके साथ तीन उसके बच्चे हैं। और यही तर्क दिया गया था इस फिल्म को पुरस्कार नहीं देने के लिए। जो शक्ति है उसे कमजोरी मान ली गई थी, क्योंकि जिन्होंने यह डिसाइड किया था कि इसे ऑस्कर पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, उनका आकलन गलत था एक भारतीय समाज और यहाँ के कल्चर के बारे में। क्योंकि उन्होंने तर्क दिया था कि एक स्त्री जो कि बहुत मजबूर है हद से ज़्यादा, वह किसी के द्वारा उसे सहारा दिए जाने के जो प्रलोभन है उसे कैसे ठुकरा सकती है, जबकि उसके बच्चों को देने के लिए उसके पास सही परवरिश करने का उसके पास कोई साधन नहीं है। उसके सारे कर्जों को भी वह माफ़ करने के लिए तैयार है, फिर भी वह कैसे इनकार कर सकती है। ये बात उन्हें हजम नहीं हुई और उन्होंने इस फिल्म को ऑस्कर के लिए लायक नहीं समझा और रिजेक्ट कर दिया। एक भारतीय स्त्री जो कि चरित्रवान होना, जिसके लिए सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए सिंदूर का, उसके पति का महत्व
दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा है, वह बिकाऊ नहीं है उसके लिए, उसे ही उसकी कमजोरी माना गया। एक भारतीय स्त्री जो कि हिमालय की तरह अडिग है, दृढ़ संकल्प है, हार नहीं मानती है। आप अगर इस फिल्म को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह फिल्म उस स्थिति तक पहुंच जाती है एक स्त्री के साथ जो कि आखिरी जो हो सकता है वो भी उसके जीवन में होता है, लेकिन फिर भी जब वह लोगों का आदर्श बन जाती है, उसका चरित्र आदर्श बन जाता है, उसकी हिम्मत आदर्श बन जाती है। जब वह गांव के लोगों को पलायन करने से रोकती है तो वह गांव के लोग उसे माँ समझते हैं, और उस आसन पे बैठने के बाद जब उसे फैसले लेने की घड़ी आती है तो वह एक क्षण भी देर नहीं करती है सही इंसाफ करने में। भले ही सामने वाला उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे बर्बाद करने वाला, उसके परिवार को छिन्न भिन्न कर देने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके पक्ष में वह फैसला करती है। तो ये है कहानी मदर इंडिया की। तो इस कहानी को मैं आपको थोड़े शॉर्ट में बता देती हूँ। यह फिल्म रिलीज हुई थी 1957 में, लेकिन इससे पहले महबूब ने एक फिल्म बनाई थी 1940 में, और जिसका शीर्षक था औरत। और इस फिल्म में भी उन्होंने एक आम हिंदुस्तानी औरत के संघर्ष और हौसले को सलाम करते हुए उसे एक ऐसी जीवन वाली स्त्री के रूप में पेश किया था जो विपरीत हालात में भी डटकर खड़ी रहती है। इस फिल्म में एक गांव की कहानी है जिसमें एक कुटिल और लालची साहूकार अपनी हवस पूरी करने के लिए किसान परिवार की एक स्त्री पर अत्याचार करता है। और इस फिल्म के 17 साल के बाद महबूब खान ने बनाई मदर इंडिया शीर्षक से यह फिल्म, और कहा जाता है कि इस पर पूरा प्रभाव औरत फिल्म का है। और औरत के बाद मदर इंडिया ने अपार सफलता हासिल की और इस फिल्म ने महबूब को भारतीय सिने इतिहास में अमर कर दिया। मदर इंडिया को बनाने में पूरे 3 साल लगे और इस दौरान कुल मिलाकर 100 दिनों तक इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। फिल्म की शूटिंग महबूब के बांद्रा स्टूडियो और दक्षिण गुजरात में उमरा नाम के एक छोटे से शहर में हुई थी। फिल्म का कुछ हिस्सा सरार और काशीपुरा गांव में भी फिल्माया गया था। आसपास बस ये दोनों गांव बड़ौदा जिले में आते हैं। महबूब खान की मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण और सराही जाने वाली फिल्म थी। फिल्म की जो पटकथा थी वो भी ज़बरदस्त थी और इस फिल्म की कामयाबी में इसकी पटकथा का भी अहम योगदान था, क्योंकि पटकथा के माध्यम से ही किसी भी इंसान की जो भावनाएं हैं उसे व्यक्त किया जा सकता है। पटकथा में ही वो क्षमता होती है जो सही तरह से व्यक्त कर सके भावनाओं को। इस फिल्म में नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, मुकरी, कुमकुम, इसके अलावा और भी नायक नायिका थे। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। फिर इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा सुपरहिट होने वाली फिल्म गिनी जाती है। अगर अब मैं इस फिल्म की बात करूं तो इस फिल्म में कहानी की शुरुआत होती है राधा, जो कि इस फिल्म की मुख्य नायिका मानी जाती है, जिसका रोल अदा किया था नरगिस दत्त ने, और वह उसे माना जाता है गांव की माँ के रूप में। और शुरुआत होती है फिल्म की एक नहर का उद्घाटन करते हुए, और इस समय वह अपने भूतकाल के, अपने अतीत की यादों में खो जाती है। इस तरह फिल्म की शुरुआत होती है। और जब वह नई नई दुल्हन बनकर उस गांव में आई थी, शादी हुई थी राजकुमार से, जिसका नाम शामू था फिल्म में, और उन दोनों की शादी के लिए उसकी सास ने उधार लिया था महाजन से, और इस कारण गरीबी और मेहनत के कभी ना खत्म होने वाले चक्रव्यूह में राधा फंस जाती है। उधार की शर्तें विवादास्पद होती है, परंतु गांव के सरपंच सुखीलाल के हित में फैसला सुनाते हैं। सुखीलाल जिसने उसकी सास ने उधार लिया था, और सरपंच ने उसके हित में ही फैसला सुनाया, और जिसके तहत शामू और राधा को अपने फसल का 1/3 हिस्सा सुखीलाल को 500 के ब्याज के तौर पर देना पड़ा। अपनी गरीबी को मिटाने के लिए शामू अपने
खेत पर जुताई करने की कोशिश करता है और मेहनत करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी सिलसिले में उसका हाथ आ जाता है एक बड़े से पत्थर के नीचे और वह अपने दोनों हाथ गंवा बैठता है। राधा का संघर्ष यहाँ से शुरू हो जाता है। वैसे तो शादी के बाद ही उसका संघर्ष शुरू हो गया था, ऐसा संघर्ष जो कभी खत्म होने वाला नहीं था। अब जब शामू के दोनों हाथ कुचले जाते हैं तो अपनी शर्मिंदगी और लाचारी को वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे बेइज्जती लगती है कि उसकी पत्नी श्रम कर रही है और वह बैठकर खा रहा है, और इसी शर्मिंदगी के कारण उसने हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लिया और वह पत्नी और बच्चों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद राधा की सास भी गुजर जाती है। राधा अपने दोनों बेटों के साथ खेतों में काम करने लगती है और तभी और एक बेटे को वह जन्म देती है। और महाजन जो सुखीलाल है उसकी गरीबी को दूर करने के लिए उसे एक प्रस्ताव देता है कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी गरीबी को दूर कर दूंगा, सारे कर्जे माफ़ कर दूंगा। लेकिन राधा खुद को बेचने से साफ इनकार कर देती है और एक तूफान इसके बाद गांव में आता है और सारी गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। सारे लोग गांव को छोड़कर पलायन करने लगते हैं, लेकिन फिर राधा सामने आती है और अपनी साहस भरी बातों से सभी को प्रेरित करती है कि वो पलायन वहाँ से ना करें और अपनी मेहनत के बल पर वो अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश करें और फिर से यहाँ पर वे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, यह विश्वास उन्हें दिलाती है। तो राधा में वो काबिलियत थी जो वह उन्हें प्रेरित कर पाई थी। और राधा ने अपने छोटे पुत्र को उस तूफान में गंवा दिया था, वह उसे बचा नहीं पाई थी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और कई साल बाद फिर एक दृश्य आता है जब उसके दोनों बेटे, एक का नाम है बिरजू जिसकी भूमिका अदा की थी सुनील दत्त ने, और दूसरे का नाम है रामू जिसकी भूमिका अदा की थी राजेंद्र कुमार ने। अब दोनों बड़े हो चुके हैं और बिरजू अपने बचपन में सुखीलाल के बर्ताव का प्रतिशोध लेने के लिए गांव की लड़कियों को छेड़ता है, परेशान करता है। बिरजू का बर्ताव जब हम देखते हैं इस फिल्म में तो वह काफ़ी असहज हमें लगता है, लेकिन अगर उसकी मानसिकता के ऊपर या उसके वजह के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि उसकी यह जो विक्षिप्त मानसिकता जो हो गई है, जिससे परिस्थितियों ने उसे ऐसा होने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि परिस्थितियां ही इंसान के व्यवहार को निर्धारित करती है कि आपका व्यवहार आगे चलकर क्या होगा या आप क्या बन सकते हैं। लेकिन वह बचपन की कुंठा उसके दिमाग में दूसरा रूप ले लेती है और वह बिल्कुल बावरा सा इधर उधर फिरता है और उसकी बातें भी काफ़ी अटपटी है। फिल्म में अपनी माँ को सुख देने की बात करता है, वह महाजन से अपनी माँ के गहने को वापस लाने की बात करता है, छीन कर ले आने की बात करता है, और यहाँ तक कि वह महाजन की लड़की को ज़्यादा परेशान करता है। गांव वाले उसका विरोध करते हैं, जबकि दूसरा पुत्र जो है वह जो रामू है वह काफ़ी शांत स्वभाव का है और जल्द ही उसकी शादी भी हो जाती है और उसकी पत्नी भी फिर गरीबी की शिकार हो जाती है। अब बिरजू का गुस्सा आखिरकार एक खतरनाक रूप ले लेता है और वह सुखीलाल की बेटी पर और सुखीलाल पर एक दिन हमला कर देता है। गांव वाले उसका विरोध करते हैं और उसे गांव से निकाल भी दिया जाता है, क्योंकि वह अपनी माँ के गहने के लिए काफ़ी आक्रामक हो जाता है। तो गांव से निकाले जाने के बाद बिरजू और भी ज़्यादा बागी बन जाता है और वह एक डाकू बन जाता है, लुटेरा बन जाता है। उसे ये समझ में आती है कि किसी भी चीज़ को सीधे साधे ईमानदार बनकर या निस्वार्थ बने रहने से आप हासिल नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आपको चीज़ें छीननी पड़ती है, अपना अधिकार छीनना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उसका तरीका गलत हो जाता है। उसे मेहनत करके अपनी माँ की चीज़ों को प्राप्त करने की दिशा में जानी चाहिए थी, लेकिन शायद उसका बचपन इस तरह का नहीं रहा जो वह उसकी सोच विकसित हो पाती और दूसरा रास्ता वह सोच पाता, और कम समय में उसका ध्यान सिर्फ उस चीज़ को हासिल करने पर रह गया, ना कि उसके मार्ग को सही तरह से
बनाने में, और वह गलत रास्ता अख्तियार कर लेता है और एक डाकू बन जाता है। इसके बाद वह फिर बदला लेने के लिए वापस आता है और सुखीलाल की बेटी को उसके विवाह मंडप से उठा कर ले जाने की कोशिश करता है, एक डाकू जिस तरह से किसी का अपहरण करता है। फिर वह लेकर गांव से उसे भागने लगता है। तब माँ, जिसे सारे गांव वाले अपनी माँ के रूप में मानने लगे थे, जिस पर भरोसा करते थे सभी लोग, वह उसे रोकने की कोशिश करती है कि बिरजू रुक जाओ वरना मैं तुझे गोली मार दूंगी। लेकिन बिरजू जो हठी स्वभाव का था, वह अपनी माँ की बातों को अनसुना करता है और उसे जिद है कि जिसने मेरी माँ को, मेरे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वह उसे बर्बाद करना चाहता है और माँ की बातों को वह नहीं मानता है और इस जगह राधा अपने पुत्र पर गोली चला देती है और माँ की बाहों में बिरजू आखिरी सांसें लेता है। माँ, जिसने सारी जिंदगी कष्ट से अपने बच्चे को पाला, हर दुख सहे, खेत में खुद को जोता, बैलों की जगह अपने बच्चों को जोता, उन्हें चने खिलाकर बाढ़ में बचा कर रखा, वह माँ अपने बेटे को ही इंसाफ के लिए गोली मार देती है। और यहाँ पर एक स्त्री का हिमालय की तरह ऊंचे हृदय का पता चलता है। एक ग्रामीण स्त्री जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है, फिर भी वह अपने कर्तव्य को पूरा करना जानती है कि कर्तव्य क्या होता है और हमारी ड्यूटी क्या है। जब इंसाफ की बात आती है तो आपके सामने खड़ा आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसके साथ इंसाफ जरूर करेंगे। यह शिक्षा इसमें दी गई है और भी बहुत सी बातें हैं। इसके गाने काफ़ी अच्छे हैं जो प्रेरित करने वाले हैं। कुछ गाने रोमांचक हैं और कुछ जो है वो प्रेरणा देते हैं। जैसे मुझे याद है वो गाना, एक गाना है नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ये काफ़ी मेलोडियस गाना है। और इसके अलावा दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, मालिक है तेरे साथ तू न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो फिर क्या काम है मुश्किल। और उसी का नतीजा होता है गांव का वो नहर जिसका उद्घाटन राधा कर रही है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि नहर का जब उद्घाटन होता है तो नहर से बहने वाला जो पानी है वो लाल दिखता है, खून की तरह, रक्त की तरह, और वह खेतों में जैसे रक्त बहकर जा रहा हो। यानी इस नहर के बनने से पहले कितनों के रक्त बहे, लाचारी ने मनुष्य को कितना सताया, कितनी उसकी परीक्षा ली। राधा आज इस स्थिति पर खड़ी है कि वह शान के साथ खड़ी हो सके। उसका बहुत कुछ जीवन में लूट चुका है, फिर भी उसे इस बात का मलाल नहीं है। और अतीत की यादें तो मनुष्य को सताती ही हैं, सुख और दुख दोनों चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो यह थी फिल्म की कहानी। और इसका समझे तो मैं इस फिल्म की जो कहानी को सारांश के रूप मैंने इस फिल्म को आपको समझाने की कोशिश की है कि असल में इसमें क्या दिखाया गया है और इसका शीर्षक कहाँ से प्रभावित हुआ और इसे ऑस्कर के लिए क्यों चुना गया था, लेकिन इसे ऑस्कर क्यों नहीं दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस फिल्म में करीब 12 गाने थे और जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे, इन सभी ने। तो इस तरह से यह फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी जो अपना प्रभाव आज भी कायम रखी हुई है। और आज भी हम इस फिल्म को देखते हैं तो हमारे दिल को यह छू जाती है और इसका नाम, इसका शीर्षक बिल्कुल सटीक बैठता है उस चरित्र पर, इस फिल्म के शीर्षक पे। तो ये फिल्म बहुत अच्छी है। आने वाली पीढ़ी को भी मैं बोलूँगी कि एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखें। अब मेरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और इसके बाद मैं लेकर आ रही हूँ एक दूसरे फिल्म की कहानी आपके साथ शेयर करूँगी जल्द ही दूसरे वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो को देखते रहें। अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है
तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।